नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमर उजाला डिजिटल में और आपके साथ मैं हूं अलका त्यागी। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में आज छोटी सरकार चुनने के लिए मतदान संपन्न हुआ है। न्यूज रूम लाइव में आज हम चर्चा करेंगे कैसा मतदान रहा, कैसा जो व्यवस्थाएं रखी गई थी, जिनके दावे किए गए थे, क्या वो पूरी हुई। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं, हमारे साथ आफ्ताब जी हैं, अमर उजाला की पूरी टीम हमारे साथ है। सर, सबसे पहले आपसे जानते हैं कि जो पिछले 2018 में जो मतदान हुआ था और इस बार जो मतदान हुआ है, कितना अलग रहा? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, 2008 और 2013 के चुनाव के बाद से जो ट्रेंड बदला है, मतदान प्रतिशत बढ़ा है। 2018 का जो निकाय चुनाव हुआ था, उसमें लगभग 69-69% मतदान हुआ था और इस बार भी आंकड़ा लगभग 70 के करीब ही है। शुरुआती जो रुझान रहे, आज सुबह से ही चूंकि प्रदेश भर में ही मौसम ठीक था, खुला हुआ था, तो मतदान का जो रुझान था वो अच्छा था, सकारात्मक था, स्पीडी था। शुरू के जो 2 घंटे थे, 8 बजे से 10 बजे तक के जो 2 घंटे थे, उसमें लगभग 11% मतदान हुआ। उसके अगले 2 घंटे में बढ़कर प्रदेश भर में 25% का आंकड़ा पार गया। उसके अगले 2 घंटे में बढ़कर 40% का आंकड़ा पार कर गया, यानी कि हर 2 घंटे में 20% से ऊपर मतदान बढ़ा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो मतदान अच्छा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की कोशिश भी यही थी कि कम से कम, एक तो जितना बढ़ जाए उतना बढ़िया है, लेकिन कम से कम 2018 का आंकड़ा तो वो छू ही लें और उसमें वो काफी हद तक कामयाब रहे। जी, हमारे साथ संजय जी हैं, इनसे जानते हैं। सर, कई जगह देखने में आया कि वोटर लिस्ट में बहुत सारे लोगों के नाम नहीं थे, जिसको लेकर कई जगह हंगामा भी हुआ, तो ये क्या मामला रहा? दरअसल मतदाता सूची जो है पुनरीक्षित की गई थी, बावजूद इसके कई जगह गलतियां सामने आई हैं। कई लोगों के नाम मतदाता सूची से कटे हुए हैं और कई जगह नाम जो है गलत हुए हैं। किसी का महक धीमान था तो उसका मयंक बना दिया गया, इस वजह से वो पहली बार लड़की वोट नहीं डाल पाई। इसके अलावा बीएलओ भी मतदाता सूची को सही तरीके से नहीं कर पाए। यही गलतियां पहले लोकसभा चुनाव में दोहराई गई थी, यही गलतियां इस समय दिखाई दी। हमारे साथ वीरेंद्र जी हैं सिटी से। यहाँ देहरादून में देखा गया कि जो केसर वाला है जगह, वहां पर ग्रामीणों ने जो है मतदान का बहिष्कार किया, तो वो क्यों किया? दरअसल मैडम, वहाँ पर जो आधारभूत सुविधाएं हैं, जैसा सड़क होगी, पानी की व्यवस्था या बिजली की, तो वहाँ पर उन लोगों को मिल नहीं पा रही थी, इसलिए उनका विरोध भी था। 400 वोट हैं वहाँ पर, लेकिन सुबह के समय जैसा मतदान नहीं हुआ वहाँ पर, तो फिर प्रशासन ने तहसीलदार को भेजा, उन लोगों से बात की, लेकिन मतदान अपेक्षा के अनुसार फिर भी नहीं हो पाया अभी तक। मतलब लगभग 10 या 11 बजे तक 6 वोट पड़ी है केवल वहाँ पर, तो इसलिए उनका विरोध था वहाँ पर बुनियादी सुविधाओं को लेकर। तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो वोटिंग परसेंटेज पर भी देखने के लिए मिलेगा। जी, उसका पूरा असर रहेगा, क्योंकि क्षेत्र में जब वार्ड में लगे हुए तो मतदान नहीं बढ़ पाया, बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं वो नुकसान होगा प्रत्याशी को उस चीज का। हमारे साथ अश्विनी त्रिपाठी जी हैं। सर, इनसे जानते हैं। सर, मलिन बस्तियों का मुद्दा हमेशा से ही चुनावों में गर्म रहा, इस बार भी काफी चर्चा रही इस चीज की, तो कैसे ये मलिन बस्ती का जो मुद्दा है ये इस चुनाव को प्रभावित करेगा? देखिए, हर बार की तरह इस बार भी मलिन बस्ती का मुद्दा जो है काफी गर्म रहा है। उसकी एक वजह यह भी रही कि हाल ही में एनजीटी ने एक आदेश दिया था, उसने राज्य सरकार को चिताया और कहा भी कि जो मलिन बस्तियां हैं उसमें से संबंधित जो नदियां हैं उसमें राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई भी नियम नहीं बना सकती है। उसके लिए पर्टिकुलर जो है केंद्रीय वन मंत्रालय का, पर्यावरण मंत्रालय का एक अध्यादेश या कानून बना हुआ है। उसने राज्य सरकार को चिताया कि आप उसी के तहत जो है कार्य करें और उसके पालन के अनुसार ही मलिन बस्तियों का डेवलपमेंट करें या उनका विनियमितीकरण करें। अब उस जो एनजीटी का आदेश था उसके कारण यहाँ जो कुछ बस्तियां थी जिनको बचाया गया था, जिनको संरक्षित किया गया था, वो बस्तियां जो है कटघरे में आ रही थी। तो कांग्रेस समेत भाजपा दोनों ही लोग जो है मलिन बस्तियों को लेकर तमाम दावे कर रहे थे। कहा जा रहा था कि हम लोग इसको संरक्षित करेंगे, बचाएंगे। तो पूरे चुनाव में जो मलिन बस्तियों का मुद्दा था वो काफी हॉट रहा और हर राजनीतिक दल उसको बचाने के वादे करता रहा। तो मलिन बस्तियों वालों को देखना पड़ेगा कि अब उन्होंने क्या किया है, किसके वादों में भरोसा किया नहीं किया। क्योंकि मलिन बस्ती यहाँ बहुत एक मतलब बड़े क्षेत्र में करीब 129 मलिन बस्तियां हैं, जिसमें 40,000 घर हैं और करीब 2 लाख वोटर हैं। ये पूरे नगर निगम की क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित करते हैं। वोटिंग की बात करें अगर हम, तो देहरादून नगर निगम में इस बार काफी कम वोटिंग परसेंटेज रहा, तो इसको कैसे देखते हैं? वोटिंग परसेंटेज, हालांकि अगर हम लोग बूथ पे जाके देखते हैं तो देखने से कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ज्यादा कम वोटिंग परसेंटेज रहा है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहा है और कुछ क्षेत्रों में पर्टिकुलर एरियाज में बहुत कम परसेंटेज दर्ज किया गया है। रुद्रेश आर्या जी हैं, इनसे जानते हैं। सर, सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो ये चुनाव कैसा रहा?
देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने पहले ही इंतजामात किए हुए थे। इसमें जो है पहले ही चिन्हित था कि 592 जो पोलिंग बूथ है वो संवेदनशील हैं और जो है 412 अति संवेदनशील हैं। इसी को देखते हुए जो है पुलिस ने व्यवस्था की थी। लगभग 18,000 से ज़्यादा सुरक्षा बल तैनात थे, जिसमें रेगुलर पुलिस फोर्स और पीएससी और आपका पीआरडी जवान ये सब लगे हुए थे। पूरे प्रदेश की आज जो वोटिंग हुई है उसमें जो है कहीं कहीं से थोड़ी मोड़ी झगड़े विवाद की सूचना आई है। तो झगड़े विवाद भी वो कहीं आईडी को लेकर के हुआ है, कहीं वोटिंग करने को नाराज थे लोग, समस्याओं को लेकर के वहां पुलिस को जाना पड़ा। तो ऐसी कोई बड़े झगड़े की पूरे प्रदेश से कोई सूचना नहीं। मेरी अभी भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेसन साहब से बात हुई है, तो उन्होंने भी इस तरह की कोई किसी जानकारी से इनकार किया। हालांकि शाम तक अभी देखे जाने वाली बात है जो अभी निकल करके आएंगे। और जहां तक राजधानी देहरादून में वोटिंग की बात है, तो राजधानी देहरादून जनपद में 7 निकायों के लिए चुनाव हुआ है। तो यहाँ पे लगभग 2 बजे तक का अगर वोटिंग परसेंटेज देखें तो वो सबसे कम रहा है, पूरे प्रदेश में सभी जिलों से कम रहा है, 36% का। तो हम शाम 5 बजे तक का और लास्ट होने तक जो है इसको लगभग 50% से ऊपर का ये आकलन इसमें किया जा रहा है। रुड़की में देखें जो विधायक हैं काजी निजामुद्दीन, उन्होंने पुलिस पर आरोप भी लगाया कि ये पर्चियां चेक करके भेज रहे हैं अंदर मतदाताओं को। तो वो क्या मामला था? जैसा आपने बताया था कि रुड़की में इस तरह का मामला आया था, पुलिस मौके पे पहुंची थी। वहाँ के कप्तान ने भी इस मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। अब पुलिस जांच में क्या निकल के आता है ये देखने वाली बात है। और इस तरह से बड़कोट में भी कुछ आईडी को लेकर के, मतदाता आईडी को लेकर के विवाद हुआ था, तो वहाँ भी डीएम और एसएसपी मौके पे पहुंचे थे, तो पब्लिक को समझाया और वहाँ भी स्थिति अभी नियंत्रण में है। ऐसी कोई बड़ी घटना पूरे प्रदेश में शाम तक सुनने में नहीं आई। हमारे साथ अंकित यादव हैं यहाँ पर, इनसे जानते हैं। अंकित, जिस तरह से प्रशासन ने व्यवस्था की थी बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए, और खासा उत्साह भी नजर आया बुजुर्गों और दिव्यांगों में, युवा भी थे लेकिन बुजुर्ग और दिव्यांग ज्यादा संख्या में नजर आए, उनके लिए जो व्यवस्थाओं की बात की गई थी, क्या वो धरातल पर उतरी दिखाई दी? देखिए, शुरुआती दौर में आयोग की ओर से जो दावे किए जा रहे थे कि मतदान के दौरान बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए घर से लाने ले जाने की व्यवस्था रहेगी और मतदान केंद्रों में भी रैंप बनाए जाएंगे और व्हीलचेयर की व्यवस्था रही थी। ऐसे कई सारे मतदान केंद्र आज देखे गए हैं जहां पे ना तो व्हीलचेयर दिखाई दिए और ना ही रैंप था वहां पे। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे विद्या विहार में एक मतदान केंद्र था जहाँ पे व्हीलचेयर ना होने की वजह से, वहां पे रैंप की व्यवस्था ना होने की वजह से एक 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला को उनका बेटा जो है पीठ में बिठाकर वोट डलवाने के लिए आया। तो ये कहीं ना कहीं एक जो उनके दावे थे उस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। इसके अलावा भी देखा गया कि कई सारी बुजुर्ग महिलाएं, दिव्यांग, जो क्या नाम 2 लोग कंधे पर उनको बिठा के सीढ़ियां उतार रहे हैं या चढ़ा रहे हैं। प्रशासन की ओर से कहा गया था कि घर तक से लाने और ले जाने की व्यवस्था बुजुर्गों के लिए और दिव्यांगों के लिए की जाएगी। जी, जब ये तैयारियों के दौर में चल रहा था, क्या नाम शुरुआती दौर में, तो इस तरह की बातें आ रही थी सामने कि मतदान के लिए बुजुर्गों को और दिव्यांग लोगों को घर से लाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था की जाएगी और जो मतदान केंद्रों पे व्हीलचेयर उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि उनको परेशानी ना हो। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो दिखा है, कई सारे ऐसे मतदान केंद्र दिखे हैं जहाँ पे व्यवस्थाओं का अभाव दिखा है। इससे मतदाताओं में खासा रोष भी है और उन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर की है खुले तौर पे प्रशासन के प्रति और सरकार के प्रति। हमारे साथ यहाँ पर करण दयाल हैं, इनसे जानते हैं। करण, फर्स्ट टाइम वोटर्स को लेकर कैसा रुझान आपको दिखाई दिया? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही शहर भर में जितने भी मतदान केंद्र बने थे वहाँ पे वोटर्स में काफी उत्साह देखने को मिला और खासकर यूथ जो था। और क्योंकि आज स्कूल कॉलेजेस में भी छुट्टी थी, जो 18 वर्ष से ऊपर के थे, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, उनमें उत्साह देखने को मिला। वो अपने दोस्तों के साथ आए थे, उन्होंने वोट के बाद जमकर सेल्फियाँ मिली, फोटो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं। और इसी वजह से असर ये भी देखा कि देर शाम तक पार्टियों के बच्चों से लेकर मतदान केंद्र तक लंबी लाइन देखने को मिली, खूब चहल पहल रही और ये पूरा इस तरह का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। मौसम की बात करें तो आज के लिए कहा जा रहा था कि मतदान के दिन मौसम खराब रहेगा, बारिश भी हो सकती है। तो अब 25 को मतगणना होनी है, तो मौसम का कैसा रहेगा? मौसम
जी बिल्कुल, देखिए आज की वैसे प्रिडिक्शन थी कि कुछ पर्वतीय जिलों में हल्की बूंदाबांदी बारिश हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं रहा। मौसम ने साथ दिया और यही वजह रही कि लोग घर से निकले और अपने वोट का प्रयोग किया। आप आने वाले दिनों की बात करें तो 25 तारीख को मतगणना है और पूरे प्रदेश भर में मौसम विभाग की जो प्रिडिक्शन है वो मौसम साफ रहेगा हमारे उत्तराखंड में। तो अंदाजा और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि 25 तारीख को भी इसी तरह मौसम साफ रहेगा, तो किसी तरह की दिक्कतें आने वाली नहीं है। तो हमारे साथ राकेश खंडूरी जी हैं। सर, आपसे जानते हैं, अब मतदान संपन्न हो गया है, तो अब किस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है या कौन इसमें आगे रह सकता है? देखिए, जहाँ तक अभी तक के जो रुझान देखने को मिल रहे हैं, मतदान लगभग समाप्ति की ओर है और जो हमने जो फील्ड में देखा है, हमारी टीम भी गई थी, उन्होंने दौरा किया है, तो मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही दिखाई दे रहा है। मतलब ये दोनों के दोनों चिर प्रतिद्वंदी है, पारंपरिक रूप से इन्हीं के दोनों के बीच में ही मुकाबला होता है। कुछ ऐसे निकाय हैं जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी भी दोनों दलों को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन अधिकांश निकायों में भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है। जहां तक पलड़ा भारी होने की बात है, तो देखिए, अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में निर्विवाद रूप से जो भाजपा है वो आगे रही थी और उसने 5 नगर निगमों में अपना विजय प्राप्त की थी, जबकि कांग्रेस 2 नगर निगमों में थी और उसके बाद अब 11 नगर निगम अस्तित्व में है, 3 नए नगर निगम बने हैं, तो इस बार वहाँ भी चुनाव होने हैं। अब ये देखना होगा कि जो नगर पालिकाएं हैं उनको नगर निगम का दर्जा देने का कितना लाभ सत्तारूढ़ दल को होगा। और जहाँ तक सत्तारूढ़ दल की बात है, भाजपा की बात है, तो भाजपा की ये पूरी कोशिश है कि वो सभी निकायों में अपनी जीत दर्ज करे और उनके नेता जो है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये दावा भी किया है कि हम जो 100 से ज़्यादा निकाय हैं उसमें शतक लगाने की स्थिति में हम हैं। लेकिन जहाँ तक जो हमें दिखाई दिया है, तो मुकाबला भाजपा के लिए इतना आसान नहीं है। मुकाबला बराबर का कई निकायों में बराबर का मुकाबला दिखाई दे रहा है, जैसे कि देहरादून ही है। देहरादून में भी मुकाबला जो हमने अभी देखा है रुझान, तो देहरादून में एक तरफा मुकाबला नहीं है। तो भाजपा को, क्योंकि भाजपा एक संगठन वाली पार्टी है, उसके पास एक नेटवर्क है, कार्यकर्ताओं की एक फौज है और दूसरी बात है सरकार भी उनकी सत्ता में है, तो मतलब उनकी पार्टी भी सत्ता में है, तो इसका लाभ कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक लाभ जो कैडर कार्यकर्ता होता है उसको मिलता है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस भी मुख्य विपक्षी दल है और खराब से खराब स्थितियों में भी वो अगर विधानसभा में 19 सीटें जीत सकती है, तो नगर निगम के नगर पालिका के चुनाव में भी कांग्रेस पूरी ताकत के साथ लड़ रही है, क्योंकि ये चुनाव काफ़ी नीचे का होता है, इसमें बड़ी संख्या में लोग वोट देने के लिए बाहर निकलते हैं, तो निश्चित तौर पर ये बड़ा दिलचस्प देखने को मिलेगा। और जहाँ तक पल्ला की बात है, पल्ला भारी होने की या हल्का होने की बात है, तो ये तो 25 तारीख को जो नतीजा आएगा उसी के बाद पता चल पाएगा। तो मतदान संपन्न होने के साथ ही 5405 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में कैद हो गया है और अब 25 तारीख को मतगणना होगी, उसके बाद ही सामने आएगा कि किसके सिर जीत का सेहरा सजेगा। ऐसे ही पल पल के अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए अमरउजाला.com के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।